नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए साइंस की एक टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ, जो कि टेस्ट सीरीज नंबर होगा 107। टेस्ट पेपर डिस्कशन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी ये टेस्ट सीरीज किन किन एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी। जैसे आपका उत्तराखंड PCS, यूपी PCS, बिहार PCS, राजस्थान PCS, स्टेट में लोअर PCS, समीक्षा अधिकारी, SSC GD, SSC MTS, रेलवे ग्रुप D, CUET जनरल टेस्ट, यूटेट, सीटेट, उत्तराखंड वन दरोगा, जिसमें कि पूरे 100 नंबर की साइंस पूछी जाती है। इसके अलावा उन सभी एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा जिसमें जनरल नॉलेज पूछी जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आते हैं जो इन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना प्रबल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी कैरोलस लिनियस, डी रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या होती है? वर्ग की जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जीव जंतुओं का नामकरण और उनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो लिनियस ने अपनी जो इनकी एक बुक आई थी सिस्टेमा नेचुरी, तो इसमें इन्होंने सभी जीवों को 2 किंगडम में बांटा था। एक आता है एनिमल किंगडम और दूसरा है प्लांटी किंगडम। किसी भी जीव को इन्होंने वर्गीकृत किया था। सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। तो इस रूप में इन्होंने क्या किया था? जीव जंतुओं को वर्गीकृत किया था। और इनका जो नामकरण होता है वो बना होता है, जो नाम होता है किसी भी जीव का, वो इन्होंने वंश और जाति होती है, जीनस और स्पीसीज होती है, उससे मिलकर बना होता है किसी भी जीव का नाम। जीनस और स्पीसीज, वंश और जाति। जैसे होमो सेपियंस क्या है? ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है। तो जो होमो है वो होता है हमारा जीनस, और सैपियंस जो सैपियंस होता है वो होता है स्पीसीज। तो जो होमो सैपियंस है ये मिलकर बना होता है किससे? जीनस और स्पीसीज से। जैसे मैंगीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? आम का। तो जो मैंगीफेरा है वो इसका जीनस हो गया और जो इंडिका है वो स्पीसीज हो गया। अब जो अरस्तु है, अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी। थियोफ्रिस्ट को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। सेल को डिस्कवर किया था कब? 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बहुकोशिकीय जीव है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी पैरामीशियम, सी कवक, डी अमीबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कवक। जो फंजाई होता है वो बहुकोशिकीय जीव होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब जो इनकी कोशिका होती है, जो इनकी बॉडी होती है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। जैसे इनमें जो बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया या अमीबा हो गया, ये होते हैं एक कोशिकीय जीव। जो इनकी बॉडी होती है वो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इनको। इसमें जो मोनेरा किंगडम और प्रोटोजोआ किंगडम है, ये इनके अंतर्गत आते हैं सभी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की संघटक धातु है? ऑप्शन ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी जिंक, डी है फेरस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फेरस। हीमोग्लोबिन की संघटक धातु मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है वो बना होता है, उसमें फेरस की मात्रा पाई जाती है। मतलब जो लोहा होता है वो पाया जाता है, आयरन। ठीक है, और आयरन के कारण जो फेरस होता है उसी के कारण जो ब्लड का कलर होता है रेड, वो फेरस के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है, बी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है, सी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। ठीक है, ये है सूर्य, ये हो गया चंद्रमा, और
ये होती है, ये है पृथ्वी, अर्थ। तो क्या होता है इसमें कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में होती है तो जो सूर्य का प्रकाश है, तो चंद्रमा क्या करती है कि सूरज के प्रकाश को, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी में आने से रोक देती है। और जिस जिस जगह में सूरज का प्रकाश, पृथ्वी के जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है या जहां से सूरज दिखाई नहीं देता है, तो वहां पे क्या होता है कि चंद्रमा की छाया पड़ जाती है पृथ्वी पर। और इसी को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स। बी है इसमें, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है। तो इसमें ये कौन सी कंडीशन है? जब चंद्र ग्रहण होता है, लूनर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, अर्थ। ठीक है, अर्थ आ जाती है बीच में। तो अर्थ क्या करते हैं कि सूरज के प्रकाश को चंद्रमा में आने से रोकती है, और चंद्रमा फिर क्या दिखाई देता है? बिल्कुल उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और ये चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए उसके आयाम पर, बी उसके वेग पर, सी तारत्व पर, डी है आवृत्ति पर। तो इसका राइट आंसर होगा उसके आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ध्वनि की प्रबलता किसे बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसे तीव्रता भी कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता बोलते हैं कि साउंड का कम या ज़्यादा सुनाई देना, मतलब साउंड का लाउड या स्लो सुनाई देना, इसी को क्या बोलते हैं? ध्वनि की प्रबलता बोलते हैं। मतलब ध्वनि हमें कैसे सुनाई दे रही है, कम सुनाई दे रही है या ज़्यादा सुनाई दे रही है। और इसको मेज़र करते हैं डेसिबल में। ठीक है, अब ध्वनि की तीव्रता अगर 30 से 60 डेसिबल के बीच में होती है तो उसे क्या बोलते हैं? सामान्य बातचीत में 30 से 60 डेसिबल की ध्वनि होती है, ध्वनि की तीव्रता होती है। और जब ध्वनि की तीव्रता है जो ध्वनि की जो साउंड की इंटेंसिटी है वो 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या आता है? वो शोर के अंतर्गत आता है। अब ध्वनि की जो प्रबलता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, वो उसके आयाम पर कैसे डिपेंड होती है? आइए इसे समझते हैं हम। जो साउंड है वो संचरण करती है ऐसे श्रृंग और गर्त के रूप में। ठीक है, ये ऊपर का ये होता है श्रृंग और नीचे ये होता है गर्त। अब श्रृंग और गर्त के जो ये है, श्रृंग है, ये ऊपर ये श्रृंग है और नीचे ये आता है गर्त। अब श्रृंग और गर्त के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, श्रृंग और गर्त के बीच मतलब दूरी जितनी होगी, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, ध्वनि की जो इंटेंसिटी होगी वो भी उतनी ज़्यादा होगी। और इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो जो साउंड है वो हमें लाउड सुनाई देगा। और अगर श्रृंग और गर्त के बीच कम दूरी है तो क्या होगा? आयाम, उसका एम्पलीट्यूड उतना कम होगा, और एम्पलीट्यूड उतना कम होगा तो जो साउंड की इंटेंसिटी है वो भी कम होगी। और इंटेंसिटी कम होगी तो हमें जो साउंड है वो भी बहुत स्लो सुनाई देगी, बहुत धीमी सुनाई देगी। तो इसी प्रकार से जो ध्वनि की प्रबलता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, वो डिपेंड करती है ध्वनि के आयाम पर, साउंड के एम्पलीट्यूड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आइरिस, बी लेंस, सी कॉर्निया, डी है रेटिना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉर्निया। जब नेत्रदान होता है तो आँख के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? कॉर्निया का यूज़ किया जाता है उसमें। ठीक है, कॉर्निया आँख का जो हमारी आई होती है उसका सबसे बाहरी पार्ट होता है, और इसका काम क्या है? प्रकाश इसी के द्वारा क्या करता है? आँख में प्रवेश करता है। और ये क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। इससे पहले के एक टेस्ट पेपर में मैंने बताया था इसके बारे में कि आइरिस क्या होता है? आइरिस के कारण ही जो हमारा आँख का कलर होता है वो होता है। ठीक है, जैसे किसी की ब्लू होती है आइज़, किसी की ब्लैक होती है और किसी की ब्राउन होती है। तो हमारी जो आँख का कलर होता है वो डिपेंड करता है किस पे? आइरिस पर। ठीक है, अब लेंस, हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। रेटिना क्या होता है? रेटिना पर किसी भी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का हमारे आँख पर? वास्तविक और उल्टा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के कारण होता है। ऑप्शन ए रक्त कैंसर, बी मुंह का कैंसर, सी गले का कैंसर, डी है स्टोन कैंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टोन कैंसर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अम्ल वर्षा होती क्या है। ठीक है, एसिडिक रेन। अम्ल वर्षा क्या होती है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड, एक गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, और एक होती है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में गैस होती है, एक होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड N2। अब क्या होता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो पानी के साथ मिलता है तो वो बनाता है नाइट्रिक एसिड। तो जब ये बारिश के पानी के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड और जो नाइट्रिक एसिड है वो बारिश के पानी के साथ पृथ्वी में गिरते हैं तो क्या होता है, अम्ल वर्षा करते हैं, मतलब एसिडिक रेन करते हैं। और जैसे ही ये एसिडिक रेन हमारी पृथ्वी पे गिरता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो स्टोन कैंसर बोलते हैं कि जैसे ये जो अम्लीय वर्षा होती है वो किसी बिल्डिंग पे गिर गई तो क्या होता है कि बिल्डिंग का इसमें कलर चेंज हो जाता है, या वो क्या करती है, इस बिल्डिंग को गला देती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टोन कैंसर। इसे स्टोन लेप्रोसी भी बोलते हैं या मार्बल कैंसर भी बोलते हैं। एक टाइम पे क्या था कि जो ताजमहल है वो भी स्टोन कैंसर का शिकार हुआ था, तो जिसके कारण क्या किया गया था कि जो ताजमहल के आसपास की इंडस्ट्री थी उसको बंद कर दिया गया था। जो एसिडिक रेन होती है उसका और भी नुकसान होता है। उससे क्या होता है कि जो मिट्टी की उर्वरता होती है, ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वो भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होती है, जो उर्वरता होती है मिट्टी की वो बहुत कम हो जाती है ना। और भी नुकसान होते हैं इसके। और ये क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको भी बहुत कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेड़ को जल शुद्धि का प्राकृतिक संयंत्र माना जाता है। ऑप्शन ए पीपल, बी बरगद, सी यूकेलिप्टस, डी है नीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस एक ऐसा पेड़ होता है जो क्या होता है, जो जिसको जल शुद्धि का प्राकृतिक संयंत्र माना जाता है। अब कैसे, क्या होता है कि जो ये वृक्ष होता है, जो ये पेड़ होता है यूकेलिप्टस, ये क्या करता है कि ये जो अपशिष्ट जल होता है, इम्प्योर वाटर होता है, इसको क्या करता है कि अवशोषित करता है, ऑब्जॉर्व करता है, और क्या करता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें शुद्ध जो जलवाष्प होती है, जो प्योर वाटर वेपर्स होती है, उसको क्या करता है, रिलीज करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जल शुद्धि का प्राकृतिक संयंत्र। अब हमें क्या करना चाहिए कि जो वाहित मल संयंत्र होते हैं, जो सीवेज प्लांट होते हैं, उसके चारों ओर जो यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या हो, जो वायुमंडल हो वो स्वच्छ बनी रहे और बिल्कुल भी गंदगी ना हो। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए इमली, बी अंगूर, सी कच्चा आम, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या होता है कि इन सभी में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अधिकतर जो फ्रूट होते हैं उनमें टार्ट्रिक एसिड ही पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, बी है चिकनी मिट्टी, सी दोमट मिट्टी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी। जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जल धारण क्षमता, जल को अब्जॉर्ब करने की क्षमता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कणों का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जल को धारण करने की इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। और ये क्या होती है, बहुत भारी होती है, चिकनी मिट्टी बहुत भारी होती है और छोटे छोटे कणों का इसमें अनुपात ज़्यादा होता है। और जो बलुई मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। और इसमें पाया जाता है जल अंतःस्रावण, मतलब पानी को रिलीज़ करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें होती है, बलुई मिट्टी में। और इसमें बड़े बड़े कणों का आकार, बड़े बड़े कणों का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो ज़्यादा पाया जाता है। और ये मिट्टी कैसी होती है, बहुत हल्की होती है। बलुई मिट्टी बहुत हल्की होती है और जो चिकनी मिट्टी होती है वो बहुत भारी होती है।
और जो दोमट मिट्टी होती है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। दोमट मिट्टी बहुत ज़्यादा ना हल्की होती है ना भारी होती है, और इसमें छोटे और बड़े कणों का जो रेशियो होता है वो लगभग बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बी है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, सी ए बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है किसी भी एलिमेंट का? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परमाणु बोलते किसको है, एटम किसको बोलते हैं? एटम होता है किसी भी जो एलिमेंट होता है वो छोटे छोटे किसी भी छोटे जो सूक्ष्म कण है उससे बना होता है, इसी को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब जो परमाणु होता है वो बना होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। जैसे सबसे पहला आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं कि जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और ये इन पे क्या होता है, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन भी किस में पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। ये दोनों साथ साथ पाए जाते हैं और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। और इनका जो द्रव्यमान होता है वो मास होता है वो लगभग बराबर होता है। इनका मास लगभग 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें? नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं और इन पर होता है माइनस चार्ज, और इनका कोई भी मास नहीं होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। अब जो एटॉमिक मास होता है वो बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं और ए इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बने होते हैं? एटॉमिक मास बना होता है। और एक आता है परमाणु संख्या, एटम नंबर। एटम नंबर होता है टोटल जितने प्रोटॉन होते हैं वो क्या होता है? एटम नंबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। जैसे जो हाइड्रोजन होता है, एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है तो उसके नाभिक में होता है 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसमें 0, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 1। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे कार्बन। कार्बन का जो कार्बन के नाभिक में पाया जाता है 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। तो टोटल जो इसका एटॉमिक मास होगा वो होगा 12। एक और लेते हैं, जैसे सोडियम हो गया। सोडियम के नाभिक में पाया जाता है 12 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन। तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है एटॉमिक मास। और इसका जो वो होगा क्या, एटम नंबर, परमाणु संख्या, वो कितनी होगी सोडियम की? 12, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोटॉन काउंट होगा, इसमें न्यूट्रॉन काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारी जल में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 1H1, बी 1H2, सी 1H3, डी है इनमें से, डी है सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1H2। अब जो 1H2, अब 1H2 क्या है? ये है हाइड्रोजन का समस्थानिक। 1H2 होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक। समस्थानिक जो आइसोटोप है वो किसे बोलते हैं कि आइसोटोप में क्या होता है कि किसी भी जो कोई भी जो तत्व है उसका परमाणु संख्या तो सेम होती है, जो एटम नंबर है वो सेम होगा, एक जैसा होगा, लेकिन जो एटॉमिक मास होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, वो अलग अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन के होते हैं 3 समस्थानिक। जो 1H1 है उसे बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 हो गया ड्यूटेरियम और 1H3 होगा ट्राइटियम। तो इनमें आप देख रहे होंगे कि इनमें जो इनका एटॉमिक नंबर है वो सेम है, वो क्या है, 1-1 है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो सबका अलग अलग है। तो ये क्या होंगे? तो ये इसके समस्थानिक हो गए। 1H2 होता है ड्यूटेरियम, तो इसका यूज़ होता है भारी जल बनाने में, D2O बनाने में किसका यूज होता है? 1H2 का, ड्यूटेरियम का भारी जल में, ठीक है। जो भारी जल होता है उसका वो नॉर्मल जो वाटर होता है उससे अलग होता है। जो भारी जल होता है, हैवी वाटर होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वो भी ज़्यादा होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है। और इसके नुकसान भी होते हैं, जैसे
जो बीजों का अंकुरण होता है उसको क्या करता है, स्लो कर देता है। और इसमें क्या होता है, जो जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं, किसमें, हैवी वाटर में, भारी जल में। और ये क्या करता है कि जो जैविक अभिक्रिया होती है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, उनको भी क्या करता है, उनको भी कम कर देता है, उनको प्रभावित कर देता है। जैसे जो पाचन हो गया, अगर हम इसको लेते हैं तो जो हमारा जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन हो गया, या श्वसन हो गया, रेस्पायरेशन होगा, तो इनको क्या करता है, ये प्रभावित कर देता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, पीने में इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जलती है? ऑप्शन ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी है जिंक, डी है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम। अब ये बोल रहा है कि कौन सी धातु वायु में रखने पर जलती है। जो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं होती हैं जिनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि क्या एक सक्रियता श्रेणी, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसमें जो सोडियम और जो पोटेशियम और सोडियम है वो सबसे ऊपर होता है, मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए अगर इनको हम खुले वायु में ऐसे ही रखेंगे तो ये क्या करते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। तो क्या करते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम है उसको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखना चाहिए। केरोसिन ऑयल में सोडियम और पोटेशियम को रखना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जो और मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सारे हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बहुत नरम होते हैं। इनको जो चाकू होता है ना, चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। और इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है, जो इनका गलनांक और क्वथनांक है, वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है सोडियम और पोटेशियम का। नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाला बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल होता है। ऑप्शन ए आधा, बी है 2 गुना, सी है 0 और डी है 3 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0। अब हम इसे ऐसे समझते हैं कि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कोई वस्तु है, उस पर विपरीत दिशाओं में बल लग रहा है। तो ये कह रहा है कि उस पर टोटल बल कितना लगेगा। अब हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे रस्साकसी होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि 2 टीमें होती हैं, वो अपनी अपनी दिशा में क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं। तो क्या होता है कि वो अगर बराबर बल लगाएंगे, दोनों तरफ से बराबर बल लगेगा, तो जो रस्सी होती है और जो दोनों टीमें होती हैं वो क्या होता है, एक ही जगह में स्थिर होती है। तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये क्या है, दोनों सारी चीज़ें क्या है, स्थिर हैं। तो क्या होता है कि जो बल होता है, जो फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। जो नेट बल होता है, नेट फोर्स होता है, वो 0 होता है। इसको क्या बोलते हैं, संतुलित अवस्था बोलते हैं, बैलेंसिंग स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बल होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक उष्मीय मान है। ऑप्शन ए लकड़ी का, बी कोयले का, सी है CNG और डी है LPG। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CNG। CNG क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये क्या है, CNG एक नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस। तो इसका जो उष्मीय मान होता है, हीटिंग वैल्यू होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा हीट कौन देता है, CNG। तो आज की टेस्ट सीरीज़ हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपको इसका फ़ायदा हो रहा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।